कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर के सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक यौगिक का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ रिएजेंट, अभिकर्मक का निर्माण और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप लोग वीडियो को सावधानी पूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हम लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग आज पहले हेडिंग करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। Formation of non-stoichiometric compound. Formation of नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड का निर्माण। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड समझने से पहले आपको स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड समझना होगा। स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है? तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एटम्स का फिक्स रेशियो होता है, तो ऐसे कंपाउंड को स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड कहा जाता है। वैसा कंपाउंड जिसमें एटम का फिक्स आपका एक रेशियो होता है, तो ऐसे कंपाउंड को स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड कहा जाता है। लेकिन डी ब्लॉक का लगभग तत्व, डी ब्लॉक का अधिकांश तत्व नॉन स्टोइचियोमेट्रिक यौगिक का निर्माण करता है। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक यौगिक डी ब्लॉक का तत्व क्यों निर्माण करता है? मतलब डी ब्लॉक तत्व नॉन स्टोइचियोमेट्रिक यौगिक का निर्माण क्यों करता है? क्योंकि डी ब्लॉक तत्व वेरिएबल वैलेंसी, परिवर्तनशील संयोजकता को प्रदर्शित करता है, इसलिए डी ब्लॉक का अधिकांश तत्व नॉन स्टोइचियोमेट्रिक यौगिक का निर्माण करता है। तो बात यहाँ आ रहा है कि नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड होता क्या है? व्हाट इज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड किसे कहेंगे? तो ऐसा कंपाउंड जो देखने पर कुछ और प्रतीत होता हो, देखने से कुछ और लगता हो, लेकिन वास्तविक में उसका केमिकल कंपोजिशन कुछ और हो, रासायनिक संगठन उसका कुछ और हो। देखने में कुछ प्रतीत होता हो, लेकिन वास्तविक में उसका केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन कुछ और हो, तो ऐसे कंपाउंड को नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड कहा जाता है। ऐसा कंपाउंड जो देखने में कुछ और प्रतीत हो, लेकिन वास्तविक में उसका केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन कुछ और हो, तो ऐसे कंपाउंड को नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड कहा जाता है। तो हम लोग पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? डी ब्लॉक का अधिकांश तत्व, डी ब्लॉक का अधिकांश तत्व नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड का निर्माण करता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि डी ब्लॉक का अधिकांश तत्व नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड का निर्माण करता है, क्यों? तो फिर हम लोग आंसर करेंगे कि डी ब्लॉक का अधिकांश तत्व वेरिएबल वैलेंसी, परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है, जिसके कारण डी ब्लॉक का अधिकांश तत्व नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड का निर्माण करता है। फिर कहेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड क्या है? तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एटम्स का रेशियो फिक्स्ड नहीं हो, निश्चित नहीं हो,
तो ऐसे कंपाउंड को नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड कहा जाता है। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड का मतलब कभी भी इंटरस्टेशियल कंपाउंड नहीं होगा। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड कभी भी इंटरस्टेशियल कंपाउंड नहीं होगा। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड का मतलब सीधा हम लोग समझेंगे एक लाइन में, जिसमें एटम का कंपोजिशन, जिसमें एटम का रेशियो फिक्स्ड नहीं हो, तो ऐसे कंपाउंड को नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड कहा जाता है। हम आपको कुछ एग्जाम्पल लेके बताते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं FeO। ये आपका आयरन का ऑक्साइड है, जिसमें आयरन अभी देखने से क्या लग रहा है, पहले समझिए। देखने से लग रहा है कि ये FeO जो है बिल्कुल 1:1 में मिलकर बना होगा। इसमें एक एटम आयरन है और एक एटम क्या है, ऑक्सीजन। तो आपको देखने से लग रहा है कि ये 1:1 में बन रहा है, लेकिन अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत। इसमें 0.94% ही आयरन होता है। मतलब आपका ऑक्सीजन जो है इसमें मोर देन 1% है। ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 1% से क्या है, अधिक है। दूसरे एग्जाम्पल को लीजिए। ये आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड का निर्माण किया। ये वेनेडियम का ऑक्साइड है, वेनेडियम का ऑक्साइड है। इसमें जो ऑक्सीजन है 0.54% है। मतलब कि वेनेडियम का मात्रा जो इसमें होगा मोर देन 1% होगा। वेनेडियम क्या होगा, मोर देन 1% होगा। तो ऐसा कंपाउंड जो देखने से आपको कुछ और प्रतीत होगा, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन जो होगा बिल्कुल अलग होगा, तो ऐसे कंपाउंड को नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड कहा जाता है। मतलब उसमें एटम का जो रेशियो होगा वो आपका फिक्स्ड रेशियो नहीं होगा, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, डी ब्लॉक एलिमेंट वो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड का निर्माण करता है। तो हम लोग आइए नोट करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड का निर्माण करता है। डी ब्लॉक तत्व नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड का निर्माण करता है, क्योंकि ये परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है। डी ब्लॉक तत्व परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है, जिसके कारण ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड का निर्माण करता है। मतलब नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड, इसमें एटम्स का रेशियो फिक्स्ड नहीं होता है, तो वैसे कंपाउंड को नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड कहा जाता है। ये जो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है ये कभी इंटरस्टेशियल कंपाउंड नहीं होता है, ये इंटरस्टेशियल कंपाउंड नहीं होता है, ये इंटरस्टेशियल कंपाउंड नहीं होता है। तब आइए हम लोग
डी ब्लॉक के अगले टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट के निर्माण को डिस्कस करते हैं। अब हम लोग हेडिंग करेंगे फॉर्मेशन ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ रिएजेंट, अभिकर्मक का निर्माण, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिकर्मक का निर्माण। अभिकर्मक का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ रिएजेंट। डी ब्लॉक का अधिकांश यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में रिएजेंट के तरह कार्य करता है और डी ब्लॉक के रिएजेंट का इस्तेमाल पूरे केमिस्ट्री में किया जाता है। खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी ब्लॉक रिएजेंट का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ पॉइंट को नोट करते हैं। डी ब्लॉक का अधिकांश यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में रिएजेंट के तरह कार्य करता है। अब हम लोग डी ब्लॉक के कुछ इम्पोर्टेंट रिएजेंट का नाम लिखेंगे जो बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए, जिसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रिएजेंट का नाम आ जाता है। तो हम लोग हेडिंग करेंगे इम्पोर्टेंट रिएजेंट ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का इम्पोर्टेंट रिएजेंट, जैसे हम लोग पहला शुरू करते हैं। अमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशन को टॉलेंस रिएजेंट कहा जाता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट घोल को टॉलेंस रिएजेंट कहा जाता है। अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट के घोल को हम लोग क्या कहेंगे? टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। आइए हम लोग लिखते हैं एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब होता है क्षारीय। एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को बेयर्स रिएजेंट कहा जाता है। एल्कलाइन बहुत सारे बुक में लिखा हुआ रहेगा 1% एल्कलाइन, तो एल्कलाइन भी हम लोग लिखते हैं एल्कलाइन तो चलेगा। एल्कलाइन KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट कहा जाता है।
फेरस सल्फेट प्लस H2O2 के मिश्रण को फैंटोन्स रिएजेंट कहा जाता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 सॉल्यूशन को फेहलिंग रिएजेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फेहलिंग रिएजेंट कहा जाता है। तो ये एक बार हम लोग फिर से देख लें। अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट के घोल को टोलेंस रिएजेंट कहा जाता है। एल्केलाइन या 1% एल्केलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट को बेयर्स रिएजेंट कहा जाता है। फिर देखेंगे FeSO4 प्लस H2O2 को फैंटोन्स रिएजेंट कहा जाता है। फिर चौथा देख रहे हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को फेहलिंग रिएजेंट कहा जाता है। अब आइए हम लोग पांचवा देखते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड सूत्र होता है CrO2Cl2। क्रोमाइल क्लोराइड को इटार्स रिएजेंट कहा जाता है। अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं, फिर अगले रिएजेंट को डिस्कस करते हैं। आइए अब हम लोग अगले रिएजेंट को डिस्कस करते हैं। एल्केलाइन K2HgI4, एल्केलाइन K2HgI4 को नेस्लर्स रिएजेंट कहा जाता है। CuNH3 का होल 4 SO4 को स्विट्जर्स रिएजेंट कहा जाता है। अब हम लोग एक ऐसा रिएजेंट है जो काफ़ी फेमस है, जो डी ब्लॉक का नहीं है, उसको नोट कर लेते हैं। नोट करके लिखेंगे RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। इस RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होने वाला है, जहाँ R बराबर एल्काइल ग्रुप होता है, R बराबर एल्काइल समूह 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया जाता है, तो उसे एल्काइल ग्रुप कहा जाता है। और ये X बराबर क्या होगा? हेलोजन होगा। X बराबर क्या होगा? हेलोजन होगा। ये X बराबर हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। तो ये डी ब्लॉक के कुछ इम्पोर्टेंट रिएजेंट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब आइए हम लोग हेडिंग करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ
डी ब्लॉक एलिमेंट। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, उत्प्रेरकीय गुण, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? उत्प्रेरकीय गुण। डी ब्लॉक का अधिकांश तत्व या यौगिक भिन्न भिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के तरह कार्य करता है। डी ब्लॉक का अधिकांश तत्व या यौगिक भिन्न भिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के तरह कार्य करता है। ये उत्प्रेरक क्या होता है? व्हाट इज कैटालिस्ट? कैटालिस्ट किसे कहा जाता है? तो वैसा बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता हो तो उसे कैटालिस्ट कहा जाता है। बाह्य पदार्थ का मतलब क्या? कि वैसा बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता हो, जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को क्या करता हो? परिवर्तित कर देता हो, तो वैसे बाह्य पदार्थ को कैटालिस्ट कहा जाता है। मतलब जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता हो। कैटालिस्ट अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया के दर को क्या कर रहा है? परिवर्तित कर देता हो। 99% केस में कैटालिस्ट अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है और 1% केस में कैटालिस्ट उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को क्या करता है? घटाता है। तो आइए हम लोग पहले नोट करते हैं कि डी ब्लॉक का अधिकांश तत्व या यौगिक भिन्न भिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के तरह कार्य करता है। डी ब्लॉक का अधिकांश तत्व या यौगिक भिन्न भिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के तरह क्यों कार्य करता है? क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इसके पास खाली डी एटॉमिक ऑर्बिटल उपस्थित होता है और ये ट्रांजिटरी स्टेट के तरह कार्य करता है। ये ट्रांजिटरी स्टेट के तरह कार्य करता है। ट्रांजिटरी स्टेट क्या होता है? जब हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट में संपर्क विधि से जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 जो है सो रिएक्शन में भाग लिया है कैटालिस्ट, लेकिन रिएक्शन में भाग लिया, फिर जितना अमाउंट में भाग लिया उतना ही अमाउंट रिएक्शन से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांजिटरी स्टेट कहते हैं, संक्रमण अवस्था कहते हैं। तो आइए हम लोग नोट करते हैं। डी ब्लॉक का अधिकांश तत्व या यौगिक भिन्न भिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के तरह कार्य करता है। डी ब्लॉक तत्व या यौगिक उत्प्रेरकीय गुण दिखाता है क्योंकि इसका पहला कारण है इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित
होता है। दूसरा है कि इसके पास खाली डी एटॉमिक ऑर्बिटल उपस्थित होता है। इसके पास खाली डी एटॉमिक ऑर्बिटल उपस्थित होता है। फिर कहेंगे ये ट्रांजिटरी स्टेट के तरह कार्य करता है। ये ट्रांजिटरी स्टेट के तरह कार्य करता है। हम लोग जानते हैं कैटालिस्ट रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये अभिक्रिया में बिना भाग लिए हुए अभिक्रिया के दर को 99% केस में बढ़ा देता है। लेकिन जब हम लोग संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन करेंगे तो वहाँ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटालिस्ट के तरह कार्य करता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन जितना अमाउंट में भाग लेता है उतना ही अमाउंट में अभिक्रिया से फिर बाहर आ जाता है। तो उस स्टेट को हम लोग ट्रांजिटरी स्टेट कहते हैं, संक्रमण अवस्था कहते हैं। अब हम लोग डी ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट को नोट करेंगे। आइए हेडिंग करते हैं, इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। सम important catalyst of D ब्लॉक। ये आयरन से हम लोग बात करते हैं। ये आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसका उपयोग कैटालिस्ट के तरह किया जाता है जब हम लोग हेबर विधि से अमोनिया का उत्पादन करते हैं। हम लोग पी ब्लॉक में डिस्कस करेंगे। हेबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में आयरन कैटालिस्ट के तरह कार्य करता है और कैटालिस्ट के एक्टिविटी को मोलिबेडेनम बढ़ा देता है। कैटालिस्ट के सक्रियता को मोलिबेडेनम बढ़ाता है, इसलिए मोलिबेडेनम वर्धक के तरह कार्य करता है, प्रमोटर के तरह कार्य करता है। हेबर विधि से अमोनिया का सूत्र होता है NH3। हेबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में आयरन कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है। अब हम लोग बात करेंगे इस प्लेटिनम की। प्लेटिनम भी कैटालिस्ट के तरह कार्य करता है। जब ऑस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक में, तो वहाँ देखेंगे ये प्लेटिनम पॉजिटिव कैटालिस्ट के तरह कार्य कर रहा है। मतलब ऑस्टवाल्ड विधि से HNO3 नाइट्रिक अम्ल HNO3 के उत्पादन में कैटालिस्ट के तरह कार्य करता है। ये प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम और V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड दोनों डी ब्लॉक का ही है। प्लेटिनम या V2O5 संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन के समय कैटालिस्ट के तरह कार्य करता है। ये संपर्क विधि कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में
कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है। अब हम लोग देखेंगे ये चार में निकेल, प्लैटिनम, पैलेडिनम सबका सब डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये भी कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है। कहाँ कार्य करता है ये? तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजिनेशन करना रहता है तब ये कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है। 4 हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजिनेशन जब किया जाता है, हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, तब ये निकेल, प्लैटिनम और ये पैलेडिनम कैटालिस्ट के तरह कार्य करता है। अब हम लोग कहेंगे पाँचवा में ये प्लैटिनम या पीटीओ को, प्लैटिनम ऑक्साइड को एडम्स कैटालिस्ट कहा जाता है। याद रखेंगे, पीटी या पीटीओ को एडम्स कैटालिस्ट कहा जाता है। एक और याद रखेंगे 6 नंबर में निकेल ब्रोमाइड, इस निकेल ब्रोमाइड को ब्रॉन्ज कैटालिस्ट कहा जाता है। इस निकेल ब्रोमाइड को ब्रॉन्ज कैटालिस्ट कहा जाता है। अब आइए हम लोग कुछ अगले कैटालिस्ट को भी डिस्कस करते हैं। आइए अब हम लोग कुछ अगले कैटालिस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जिंगलर नटा कैटालिस्ट है। TiCl4 प्लस ट्राई इथाइल एल्युमिनियम को जिंगलर नटा कैटालिस्ट कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे ये विल्किंसन कैटालिस्ट क्या होता है। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम रोडियम क्लोराइड, ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम रोडियम क्लोराइड को विल्किंसन्स कैटालिस्ट कहा जाता है। ये लिंडलर्स कैटालिस्ट क्या होता है? लिंडलर्स कैटालिस्ट क्या होता है? तो पैलेडिनम पॉइजन विथ बेरियम सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब पैलेडिनम पॉइजन जब कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति में हो तो उसे लिंडलर्स कैटालिस्ट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ रिएजेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट के कैटालिटिक प्रॉपर्टी को डिस्कस किए हैं। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, रंगीन यौगिक का निर्माण या कलर्ड नेचर ऑफ डी ब्लॉक कंपाउंड और आयंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।